Hello everyone, this is the 16th lecture of Structure of Atom. चैप्टर के हम आखिरी पार्ट आखिरी लेग में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर हम अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। पिछली क्लास में जो हमारा लेक्चर नंबर 15 था टेस्ट से पहले वाला, वहां पर हमने de Broglie इक्वेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। de Broglie इक्वेशन पढ़ने के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क के दिए थे कि इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक डीपीपी भी सेंड कर दी थी, डीपीपी टेस्ट की ड्यूरेशन में ही सेंड कर दी थी। कुछ ध्यान आया आपको? यस सर। चलिए, तो वो डीपीपी 3 भी आप तक पहुंच चुकी है और जो क्वेश्चंस थे तो बताइए भाई, वो क्वेश्चंस ट्राई किए हैं आपने या नहीं? यस सर। यस सर। चलिए भाई, तो क्वेश्चंस अगर ट्राई किए तो पहले हम उन क्वेश्चंस को ही जरा डिस्कस कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 2.20 है, क्वेश्चन नंबर 2.20 पढ़िए भाई। अनुष्का शर्मा पढ़िए। Calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 to the power 7 meter per second. हाँ, तो इन्होंने देखिए वेलोसिटी दे दी है। इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत में बताया हुआ है। वी आर सपोज टू रिमेम्बर दिस 9.1 into 10 raised to the power -31 kg। तो मैम मुझको मास पता है, मुझको वेलोसिटी पता है, तो मैं मोमेंटम निकाल लूंगा और फिर de Broglie इक्वेशन लगा दूंगा, वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो ये करके मैं वेवलेंथ निकाल लूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर जी 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 बोलिए। सर, ये जो मास है वो केजीस में ही होना चाहिए ना? सर एसआई यूनिट में होना चाहिए क्योंकि जब सर अब मैं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, जब मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकंड में ले रहा हूँ, तो सर मैं मास भी फिर किस में लूंगा बताइए? यस सर, केजीस। एसआई यूनिट में होना चाहिए सर सब कुछ। ठीक है, केजी में इसलिए लेंगे क्योंकि बाकी सब भी उसी के अकॉर्डिंग लिया हुआ है ना, इसलिए। तो देखिए, जब हमने इसमें de Broglie इक्वेशन लगाई, कैलकुलेट किया, तो ये वेवलेंथ आ गई हमारी, ये आ गई वेवलेंथ, ये आ गई वेवलेंथ। बताइए, कुछ बात समझ में आई? अब आइडियली तो यही है कि आप खुद ही करें, बट अगर नहीं है, इफ यू वांट यू टू नोट इट डाउन यू कैन। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.20, हर बच्चा एटलीस्ट कम से कम इतना ट्राई करे कि एनसीईआरटी के तो वो जो है वो क्या कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस खुद ही करें, एटलीस्ट इतनी तो कोशिश करें। जो नहीं हो तब सोल्यूशन देखें, ब्लाइंडली ऐसी कॉपी ना करें। बताइए, आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये है एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.21, प्रॉब्लम 2.21। चलिए भाई, ये क्या क्वेश्चन है? अन्वेषा गुप्ता पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। The mass of an electron is 9.1 into 10 raised to the power -31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 raised to the power -25 joule, calculate its wavelength. कैसे करेंगे मैम, बताइए कैसे करेंगे?
सर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv के फॉर्मूला से। ठीक, तो मैम v तो दे नहीं रखा। ये सर काइनेटिक एनर्जी से डिराइव करेंगे उसे। अच्छा, देखिए इन्होंने एक काफी मेथड बताया कि काइनेटिक एनर्जी से डिराइव करेंगे। अब एक हम इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी यूज करके भी तो कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला बताया था या नहीं? Yes, sir. हाँ, ये देखिए कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम कैन बी रिटन एज 2 into m into काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। बताइए ये बताया था या नहीं? टाइम थोड़ा सेव करने के लिए ये वाला मेथड Yes, बताया sir. था या नहीं? तो यहाँ से वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m होती है, तो वहां से डायरेक्ट जो p वाला टर्म है, मोमेंटम वाला टर्म है, वो आपको मिल जाएगा। आप फिर वैल्यू प्लग करेंगे, 2 into m into के दे रखी थी। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर हमको करनी रहेगी, फाइनल कैलकुलेशन करके जब हम आएंगे तो ये आ जाएगा 0.89 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या फिर 10 की पावर माइनस 10 मतलब माइनस 6 मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम में इतना 8927 एंगस्ट्रॉम, 8927 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। अगर भाई नोट डाउन कर रहे हैं तो एक बार बस मेथोडोलॉजी नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेशन की तो थोड़ी सी खुद आदत डालिए, और दिस इज द फाइनल आंसर। Yes, sir. Done. बाकी लोग भी लिख लें, जब कर लें तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई आज 12th का रिजल्ट आ गया है, अब फाइनली 10th का रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द ही। कैन वी मूव अहेड प्लीज, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओहो, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, और इस डेंजरस क्वेश्चन को टैकल करेंगे कार्तिक वाशनी। हाँ भाई कार्तिक, पढ़िए। Dual behavior of a matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for the highly magnified image of biological molecules and the other type of materials. If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 into 10 power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with this electron. हाँ, तो देखिए दे तो बहुत बड़ा रखा था सवाल, मगर आखिरकार कोई बहुत ज्यादा बड़ा निकला नहीं। उन्होंने सर वेलोसिटी दे रखी है, मास तो सर जी हमको पता होता ही है, और हमसे क्या पूछ लिया सर उन्होंने? Wavelength. तो डायरेक्ट सर इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा कि मास पता है, वेलोसिटी दे रखी है, h की वैल्यू भी हमको होपफुली अब यूज करते करते याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो और प्रैक्टिस करेंगे तब याद हो जाएगी। तो सर डायरेक्ट अब हम वेवलेंथ यहाँ से निकाल देंगे, वैल्यूज लिख लिख के,
ये वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक, तो ये तो सर रिलेटिवली बस क्वेश्चन ही लंबा था, सॉल्यूशन तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसका। 2.57 बताइए भाई। Yes, sir. चलिए, I hope this is an easy one and I hope we can move ahead. आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पिकोमीटर में लिख दिया उसको, 10 की पावर -9 मीटर था, उसको पिकोमीटर में लिख दिया है। आगे बढ़े। Yes, sir. 2.58 वैष्णवी क्वेश्चन पढ़िए। वैष्णवी। Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecules. If the wavelength used here is 800 picometers, calculate the characteristic velocity associated with the neutron. तो इन्होंने कहा कि भाई अगर डिब्रॉय इक्वेशन जो है वो आप जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे लगाएं, वो आप न्यूट्रॉन पे भी लगा सकते हैं। यदि वेवलेंथ 800 पिकोमीटर है तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमको मालूम है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kgs। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और वेवलेंथ उन्होंने दे रखी है, पिकोमीटर में दे रखी है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। प्लैंक्स कांस्टेंट हमको पता है, तो बताइए फिर क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे? वेलोसिटी। वेलोसिटी। बताइए वैष्णवी, समझ में आया? Yes, sir. चलिए, तो ये भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड ही था अगेन, कि दे हैव गिवन अस लैम्डा मास जो है वो क्या कहते हैं कि हमको मतलब न्यूट्रॉन का मास भी जो है वो वही प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, रफली 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा। चैप्टर की शुरुआत में देखा भी था हमने कि क्या होता है, तो वहां से हमने किया। देखिए वेलोसिटी निकाल रही, तो वेलोसिटी इतनी आ रही है 495 मीटर पर सेकेंड। 495 मीटर पर सेकंड। तो धीरे धीरे चल रहा है न्यूट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बता दीजिए। हाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन क्या होता है ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो भी 12th क्लास में। फिजिक्स में पढ़ेंगे वो भी 12th क्लास में, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब। डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब फिजिक्स में आएगा, वो भी 12th में। 11th में नहीं आएगा। अगर आप सर से पूछेंगे तो वो भी आपको अभी नहीं बताएंगे, मगर 12th में तो सर ये काफी लंबा पोर्शन रहेगा। मतलब लंबा से आई मीन टू से अच्छा पोर्शन। इनफैक्ट ये सब वो वाला पोर्शन है जो रिलेटिवली आसान है, जो हम बोलते रहते हैं कि 11th में अभी आप सबसे टफ जो फिजिक्स है वो अभी चल रही है, सबसे टफ जो केमिस्ट्री है वो अभी चल रही है। मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है ना कि लोग मतलब जब भी मैकेनिक्स का नाम आता है तो पानी मांगने लग जाते हैं, और वो उन्होंने 11th में ही रखी हुई है, वो भी इतनी डिफिकल्ट वाली चीज। 12th की फिजिक्स तो रिलेटिवली बहुत आसान लगेगी आप। बताइए भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये 5-7 हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्स जीरो भी था। 60। आइए भाई ये देखते हैं 60। ऋचा पांडे, पढ़िए भाई, क्वेश्चन पढ़िए।
Richa Pandey, please read the question. Your voice is not audible. दीपाली गुप्ता, आप पढ़िए. The velocity associated with the proton moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 into 10 raised to the power 5 meter per second. If the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with the velocity, calculate the wavelength associated with the velocity. Velocity given है 4.37 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस से मूव किया है वो ठीक है, बट वेलोसिटी इतनी गिवन है आपके. इसी वेलोसिटी से हॉकी बॉल मूव कर रही है जिसका मास है 0.1 kg. जब मास इतना है, वेलोसिटी इतना है, तो अब बताइए इसकी de Broglie वेवलेंथ क्या होगी? वही प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, बट आप खुद देखिएगा कि इसकी de Broglie वेवलेंथ कितनी कम निकल कर आएगी. अब ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6.626 into 10 की पावर -34 divided by almost non-existent 4.37 into 10 की पावर 4, यानी 6.626 into 10 की पावर -38 upon 4.37. तो अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम ना के बराबर है, ना के बराबर है. सर जी बताइए. सर हम जी खाली बोलिए. पोटेंशियल डिफरेंस यूज करके भी वेवलेंथ निकाल सकते थे ना? ठीक मैम, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े मैम, तो इन्होंने जो वेवलेंथ पूछी है वो मैम हॉकी बॉल की पूछी है. ठीक, वेलोसिटी इन्होंने बता दिया है कि वेलोसिटी जो है वो आपके जो प्रोटॉन की है उसी वेलोसिटी से मैंने हॉकी बॉल को हाइपोथेटिकली चला दिया है, तब उस हॉकी बॉल की वेवलेंथ बताइए. ठीक, अच्छा, जो आप कह रही हैं कि भाई हम उसके थ्रू निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, मगर वहां वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. 12.2 अपॉन अंडर रूट एंगस्ट्रॉम क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि वो वाला फॉर्मूला किसके लिए था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगा. इलेक्ट्रॉन के लिए. वहां मास भी फिर इलेक्ट्रॉन का लिया हुआ था. यस सर. जबकि यहाँ सवाल में आफिया क्या दे रखा है बताइए? प्रोटॉन. इसलिए वो यूज नहीं करेंगे. कुछ बात समझ में आई? यस सर. सर जी बताइए. सर हम प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर चार्ज 1+1 का है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1000 है, तो उसे हम क्या यूनिट बोलेंगे या फिर निकाल सकते हैं ऐसे? नहीं, निकाल सकते हैं. जो है वो काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी, मगर मास तो अलग होगा ना सर. मास तो डिफरेंट होगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. निकाल तो सकते हैं आप, मगर ये वाला फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते. जो मैंने DPP 3 भेजी है उसमें ये सब क्वेश्चंस भी हैं.
बात समझ में आई? यस सर। चलिए, ये देखिए हमारे सारे क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस वाले जो कि हमने यहाँ पर किए थे। अब ये आ रहा है, आज उसका आंसर ये है 1.516 10 की पावर -38 ना के बराबर। यहाँ पर हम वेवलेंथ हॉकी बॉल की निकाल रहे हैं, तो मास भी जो लेंगे वो हॉकी बॉल का ही लेंगे। बताइए भाई, आगे बढ़े। सर यस सर। जी बताइए बताइए बताइए। सर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 0 है तो? हाँ सर, अगर देखिए वेलोसिटी ही अगर किसी की 0 है तो वहां फिर उसका वेव नेचर तभी एसोसिएटेड हो सकता है जब वो पार्टिकल मूव कर रहा हो। अगर वेलोसिटी ही 0 हो गई है तो वेव नेचर के बारे में बात करना इमैटेरियल है, क्योंकि वो रेस्ट पर है, फिर पार्टिकल उसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा। तो जो ये सारी बातें पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये मूव स्पेशली वेव नेचर, ये मूवमेंट के साथ में एसोसिएटेड है। अगर वो रेस्ट पे है कोई पार्टिकल तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसके वेव नेचर के बारे में बात करने। ठीक है सर? ओके सर। चलिए भाई, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शॉर्ट में हम इसको HUP, हप 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 भी बोला करेंगे। तो प्लीज राइट दिस नेक्स्ट हेडिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नियर हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। अनसर्टेनिटी का मतलब अभी हम बता रहे हैं, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था तो इसीलिए द ओवरऑल नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डन सर। चलिए, देखिए अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, What exactly do we mean by uncertainty? दिव्यांश पढ़िए क्या लिखा हुआ है दिव्यांश। Uncertainty means the range of possible values within which the value of true measurement lies. हाँ, अब देखिए जैसे सपोज कोई मुझसे कहे कि यार जरा इस पेंसिल की लंबाई नापना, तो मान लीजिए कि हम ये जो हमारा नीचे स्केल बना हुआ था सर, उसमें 1 सेंटीमीटर के ऐसे डिवीजन थे कि ये देखिए 0.5, 0.51, 1.52, 2.53, 3.54, 4.55, 5.56 ऐसे करके। अब मान लीजिए कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, एक मेरी पेंसिल है दिव्यांश, एक आपकी पेंसिल है, तो हम कंपटीशन कर रहे हैं कि ओ आओ भाई आओ देखते हैं यार किसकी पेंसिल लंबी है ज्यादा। जिसकी ज्यादा लंबी पेंसिल होगी ना वो जीत जाएगा, और जिसकी कम लंबी पेंसिल होगी वो उसको जो वो हार जाएगा और उसको ट्रीट देगा। छोटे बच्चे हैं सपोज करिए,
और ऐसा कंपटीशन कर रहे हैं। तो अब अगर पेंसिल मान लीजिए कि हम खुद मेजर कर रहे हैं या किसी से मेजर करवाने चले गए, तो जो मेजर कर रहा होगा देखिए 4 सेंटीमीटर तक तो बिल्कुल कंफर्म है, और उसके बाद में फिर 5 सेंटीमीटर से छोटी है, 4 सेंटीमीटर से बड़ी है। तो ये जो यहाँ 4 और 5 के बीच में जो है, तो अब भाई मान लीजिए कि ये मेरी पेंसिल है, मैं इसको थोड़ा लंबा बताना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा ओ ये देखो 4.5 तक की है, देखो वो यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। अब आपको मालूम है कि भाई ये यार 4.5 से तो कम ही है, आपको ज्यादा ही छोटा कर देंगे, आप उसे कितना बताएंगे कि ये केवल 4 सेंटीमीटर ही है। आपने जैसे फिजिक्स में एक टॉपिक रहता है, पता नहीं वो अभी हुआ है या नहीं, एरर्स इन मेजरमेंट, कुछ ध्यान है? हो गया था, हो गया सर। तो उसमें यही है कि यार ये यहाँ पर ये थोड़ा एक अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता रह जाएगी, ये एक एरर टाइप का रह ही जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ के बीच में भाई जिसकी पेंसिल है वो उसे बड़ा करना चाह रहा है, वो कहेगा 4.5, और जो दूसरा वाला अपोजिंग पार्टी का है वो कहेगा इसको छोटा करो, कहोगे ये तो बस 4 तक ही है, उससे आगे नहीं निकल रहा है, उसके आगे नहीं निकल पा रहा है, तो वो अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। तो अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू विद इन विच द वैल्यू ऑफ ट्रू मेजरमेंट लाई। हाँ, हम में और आप में जब लड़ाई हो रही होगी, आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर है, मैं कहूंगा 4.5, बट अब इस बात से एग्री करेंगे कि यार इसकी ये जो पेंसिल की लंबाई है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 4 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी की आ गई? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर की। ये यार 4 से 4.5 के बीच में है। अब वो लड़ाई चल रही है, कोई कह रहा है 4 ही है, मैं थोड़ा बढ़ा के करना चाह रहा हूँ, मैं कहूंगा नहीं 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 यार 4.5 है। तो ये अनसर्टेनिटी, यानी जब भी हम किसी चीज को बड़े अच्छे से मेजर ना कर पाए, एकदम कंफर्म मेजर ना कर पाए, तो उसके अंदर थोड़ी सी अनिश्चितता आ जाती है, उसी को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो पहले तो हमने अनसर्टेनिटी का मतलब समझने की कोशिश करिए, इसे नोट डाउन करिए, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अनसर्टेनिटी। डन सर। डन सर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए इनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ये तो हमने अनसर्टेनिटी का मतलब बताया है, ये तो हमने अनसर्टेनिटी का मतलब बताया है। यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता किस चीज में है, किस चीज में अनसर्टेनिटी है, किस चीज में अनसर्टेनिटी है? पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन मोमेंटम एट सेम टाइम। अच्छा चलिए भाई देखते हैं देखते हैं देखते हैं। हाँ भाई दिव्यांश पढ़िए। In case of larger moving body, its position and momentum can be measured accurately at a particular instant of time. But for small particles like electron, it is not possible to determine simultaneously both position and momentum at a given instant and with absolute certainty. ठीक, तो यानी ये मैंने आसान लैंग्वेज में बताई बात। नीचे फिर स्टेटमेंट भी आया हुआ है, HUP का स्टेटमेंट, जो कि हमको स्कूल एग्जाम में लिखना रहता है। वो दूसरी बात है कि अभी स्कूल एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, बट होपफुली जो है वो बहुत जल्द जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर
जो है वो मतलब सब्जेक्टिव भी जैसे हो रहे थे एग्जाम आपके, वो वाले भी होंगे। तो स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है दिव्यांश, पढ़िए। It is not possible to determine the exact position and velocity of a subatomic particle simultaneously. सब एटॉमिक पार्टिकल सर जो ब्रैकेट में है वो भी तो पढ़िए सर जी। Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब ये देखिए, ये इन सारी बात को मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, बट पहले आप ये जो ब्लू में जितना कुछ लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे नोट डाउन कर लेंगे फिर बताएंगे पूरा। पहले तो ये वाले पॉइंट और ये नोट डाउन करने, इनका एक्सप्लेनेशन फिर होगा, मगर साथ ही साथ में ये भी नोट डाउन कर लीजिए स्टेटमेंट क्या। अगर स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पे हम काम करेंगे, तो वो ये नोट डाउन करना है। सब लोग लिख लें। डन सर। Done, sir. चलिए चलिए, आइए भाई इस चीज को हम अब समझते हैं। ठीक, देखिए किसी भी चीज को हम तभी देख पाते हैं कि जब उस पे लाइट पड़ती है और फिर आपकी आंखों तक जाती है।
फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम आमने सामने नहीं है, बट मैं इस रूम में लाइट कम कर देता हूँ। जैसे ये मैंने रूम में लाइट जो है वो काफी कम कर दी, तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लाइट बंद कर दी है थोड़ा बहुत, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, आपकी कोई धूप वूप अभी नहीं है। तो अब आप मुझको उतने मतलब यू कैन कंसिडर कि यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है इनबिल्ट, जो कि मेरा फेस कैप्चर कर रहा है, तो उस तक भी ज्यादा लाइट अभी नहीं पहुंच रही है। या आप एक नॉर्मल सी चीज समझ लीजिए कि लेट अस से आप किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं कि जब लाइट वहां पर आए, उस चीज से टकराए, उस लाइट उस चीज से टकराएगी, स्कैटर होगी, स्कैटर होके वहां से निकलेगी और वो फिर हमारी आंखों तक जाएगी, तब हम उस चीज को देख पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? बताइए। यस सर। हम किसी भी, अब देखिए मैंने लाइट ऑन कर दी है रूम के अंदर, लाइट ऑन कर दी है, तो अब थोड़ी सी पिक्चर हमारी ज्यादा क्लियर हो गई, क्योंकि अब लाइट पड़ने लगी, लाइट पड़ रही है मुझ तक, यहाँ से स्कैटर हो रही है। फिर अगर मान लीजिए इधर आप तो खैर यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम अ मोबाइल और सम अदर डिवाइस एट योर होम, बट अगर आमने सामने बैठे हो तो इवन आमने सामने भी जो बैठे होंगे लोग, वो मुझको अब ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, मैं उनको ज्यादा अच्छे से देख पाऊंगा, क्योंकि लाइट पड़ रही है और वो हम तक आ रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन यही है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक? अगर हम ये चाहते हैं, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। लेट अस टॉक अबाउट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं। कि यार ये एक्चुअली में ये न्यूक्लियस था, लाइक दिस वाज न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था न्यूक्लियस का। अब किसी ने मुझसे कहा कि यार ऐसा करना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो है वो मतलब के सही से जरा पोजीशन नाप देना कि ये कितने रेडियस पे घूम रहा है, न्यूक्लियस जो तुमने रेफरेंस लिया वहां से कितने रेडियस पे घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को देखो पहले, इलेक्ट्रॉन है कहाँ, और उसके बाद में उसकी जो पोजीशन है ये जरा नाप दो, रेडियस नाप दो। हमने कहा अच्छा ठीक है। अब किसी भी चीज को अगर मैंने न्यूक्लियस को मान लीजिए रेफरेंस माना हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में मैं इलेक्ट्रॉन को क्या की पोजीशन नापनी है, पोजीशन तो भाई तभी नाप पाऊंगा जब पहले मैं उस चीज को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि वो चीज कहां पर है। अब ऑब्जर्व इसको मैं ऑब्जर्व कैसे करूंगा कि यहां से लाइट आ रही होगी, ये लाइट आ रही है। अब लाइट में हमको मालूम है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है लाइट के फोटॉन है, तो ये जरूरी है कि वो जो फोटॉन होंगे वो पहले टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से, टकरा के स्कैटर होंगे, स्कैटर होके जब निकलेंगे फिर मेरी वो रोशनी आएगी मेरी आंखों तक। जब मेरी आंखों तक रोशनी आएगी तब कहीं जाके मुझको वहां से निकल कर आएगी, मुझको इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे कि अरे यार ये वहां से स्कैटर हो रहे हैं, ये वहां से जो ये लाइट के पार्टिकल्स है ये स्कैटर हो रहे हैं। अब टकराने के लिए देखिए जरूरी है, टकराने के लिए ये जरूरी है कि जो ये लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं, ये यहाँ जो वेवलेंथ जो बन रही है, ये वेवलेंथ ऐसे करके जो बनकर आ रही है, इट इज जस्ट लाइक दिस। मैं मतलब जो है वो मैं आपसे ये कहूं कि भाई हम किसी पॉन्ड में गए हैं, तालाब में गए हैं, और लेट अस से कि वहां पर हम मछली पकड़ने का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑब्वियसली, बहुत मतलब मैं तो कभी नहीं गया हूँ मछली पकड़ने के लिए, बट इस टाइप से एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारा मछली का जाल बना हुआ है, नेट बना हुआ है जिससे हम मछली पकड़ते हैं। तो ये चीज तो ऑब्वियस है कि अगर आपको जिस जाल में मछली पकड़नी है तो उस जाल का जो मतलब नेट का साइज है वो मछली से आपके छोटा होना चाहिए।
आप सोचिए अगर मछली इस साइज की और जाल का साइज बड़ा है तो अंदर आएगी मछली और जाल से पानी के अंदर जाल पड़ा रहेगा और वो उस जाल के बीच में से निकल के भी चली जाएगी, क्योंकि कहेगी भाई जाल का तो नेट का साइज ही इतना बड़ा है कि हम जो है वो क्या कहते हैं कि मछली इसके अंदर ही नहीं आ पाएगी। मतलब अगर अंदर आएगी भी तो इट कैन इजिली पास अवे, वो तो वापस पानी में चली जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? अगर जाल Yes, का sir. साइज Yes, बड़ा है sir. तो मछली जाल में फंसेगी ही नहीं, वो तो बाहर निकल के चली जाएगी। बताइए बात समझ में आई ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, तो यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि हम मतलब फिजिकल पिक्चर हम उसकी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी की आपके फिजिकल पिक्चर क्या है, वो यही है। फिजिकल पिक्चर अनसर्टेनिटी की यही है कि अगर मैं लाइट जो यूज करता हूं वो बहुत बड़ी वेवलेंथ की यूज करता हूं, तो वो एकदम मछली पकड़ने की तरह होगा कि लाइट में बहुत बड़ी वेवलेंथ, बहुत फोटॉन बड़ी वेवलेंथ के यूज किए, तो हो सकता है कि वो वेवलेंथ इतनी बड़ी हो कि इलेक्ट्रॉन टकराए ही नहीं, और उस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन टकराएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर टकराएगा ही नहीं तो वो लाइट की जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो वेवलेंथ आ रही है, लाइट आ रही है, उसकी स्कैटरिंग होगी ही नहीं। और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी, अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो फिर वो लाइट निकल के नहीं जाएगी, हमारी आंखों तक नहीं जा पाएगी। आंखों तक नहीं जा पाएगी तो इलेक्ट्रॉन को हम सही से पोजीशन उसकी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि कम दिखाई पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और हमको पता ही नहीं चलेगा कि यार वो किस दूरी पर था इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपने जो लाइट जो यूज कर रहे हैं सोर्स, उसकी अगर आपने वेवलेंथ बहुत लार्ज ले ली, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये ठीक से डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, cannot be determined accurately। अच्छा, अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये तो बहुत गलत बात है कि जो है वो वेवलेंथ ज्यादा ली, वेवलेंथ बड़ी ली, यानी मछली का जाल आपने बहुत बड़ा डाला तो मछली उसके अंदर आ नहीं पाई, यानी वेवलेंथ ज्यादा ली तो इलेक्ट्रॉन उससे टकरा नहीं पाई। तो अगर ज्यादा अच्छे से टकराई नहीं तो ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हुई, तो ज्यादा हमारी आंखों तक के स्कैटर करके लाइट नहीं पहुंची, यानी हम इलेक्ट्रॉन को सही से उसको देख ही नहीं पाए। जब देख ही नहीं पाए तो उसकी पोजीशन ही नहीं बता पाए कि यार कितनी दूरी पे था, क्या था, कैसे था, हम क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं, जो है ठीक से हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है उसकी पोजीशन में। तो अब हम जो है वो क्या कहते हैं, इसका हम इलाज ये करते हैं कि हम वेवलेंथ छोटी यूज कर दे रहे हैं। अगर आपने वेवलेंथ अब बड़ी छोटी यूज कर दी कि अब मैं छोटी वेवलेंथ यूज कर रहा हूं और ताकि वो टकराए, अब मैं आई एम यूजिंग स्मॉल वेवलेंथ यूज कर रहा हूं ताकि भाई वो टकराए इससे। तो इन सच अ सिनेरियो अगर आपने वेवलेंथ जो है लाइट की स्मॉल यूज कर ली तो फिर इस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए? अगर वेवलेंथ छोटी Large. एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। एनर्जी जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ऐसा फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वो अपनी एनर्जी इसको टकरा तो बहुत अच्छे से जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। तो अब इसकी वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यानी वेलोसिटी में बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। तो या तो आपके पास में ऑप्शन है, या तो भैया वेवलेंथ जो टकराने वाली लाइट है उसका जो फोटोन वाली है, या तो उसकी वेवलेंथ आप लार्ज यूज करेंगे। अगर वेवलेंथ लार्ज यूज करेंगे तो यार वो अच्छे से टकराएगा नहीं। जब अच्छे से टकराएगा नहीं तो फिर हम उसकी पोजीशन के इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन ठीक से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और
अगर फिर हम ये करेंगे नहीं 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 हमें तो पोजीशन ठीक से डिटरमाइन करनी है यार, हम तो ये चाहते हैं कि पोजीशन ठीक से डिटरमाइन हो, और इसीलिए हम जो टकराने वाली लाइट जो है उसकी हम बहुत छोटी सी वेवलेंथ यूज करेंगे। इन सच अ सिनेरियो वेवलेंथ छोटी सी यूज करेंगे, वो फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। हाँ वेवलेंथ कम है, वो टकराएगा बड़े अच्छे से टकराएगा, तो पोजीशन तो आप इस बार आपको वहां से लाइट स्कैटर होके आएगी, आप देख लेंगे, मगर टकराने के जैसे ही वो टकराया उसने पूरी वेलोसिटी उसकी हिला के रख दी, डिस्टर्ब करके रख दी। तो इस बार आप ये समझ रहे थे कि उसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, बट आई एम सॉरी, उसमें बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी गई और उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई। तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष गुप्ता पढ़िए। If the wavelength of a light used is small, position is measured with the accuracy. Delta x is minimum, but delta v or delta p would be large. If wavelength of light is used as a large velocity measurement accurate, delta v minimum, but delta x very large. Therefore, we cannot measure delta x and delta v with precision simultaneously. हाँ, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी जो यूज हो रहा है यहाँ पे सर, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा Position. एक्स क्या है? Very small change. हाँ, Change in position. अनसर्टेनिटी इन Position. पोजीशन, यानी अपोजिशन को लेके हम कितना थोड़ा अनसर्टेन है, थोड़ा उसमें क्या गड़बड़ है वो है। और डेल्टा पी क्या है सर? डेल्टा पी क्या है सर? Uncertainty in velocity. In momentum. अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अभी और इसको अच्छे से समझेंगे, फिजिकल पिक्चर मैंने बताई है, कोई उसको वैसे एक्सप्लेन नहीं करता है, बट तब भी कोशिश, हम एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ये वाली चीज भी नोट डाउन करिए, फिजिकल पिक्चर क्या है, बस ये हेडिंग डाल लीजिए, फिजिकल पिक्चर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वाली हेडिंग डालिए, फिजिकल पिक्चर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर स्मॉल वेवलेंथ वाला केस एक बार दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं, अभी बिल्कुल बता रहे हैं, पहले ये मैम एक बार लिख लीजिए, बिल्कुल बता रहे हैं मैम, बिल्कुल बता रहे हैं। सर अगर वेवलेंथ फोटोन की बहुत ज्यादा स्मॉल होगी तो एनर्जी हाई होगी, तो वो सर नॉक ऑफ नहीं कर देगा किसी केस में बहुत ज्यादा तो एनर्जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉक ऑफ कर दिया तो ये तो भी ये वाला केस हो गया कि अब उसकी वेलोसिटी एकदम अचानक से बहुत हाई हो गई, तो अनसर्टेनिटी आ गई ना वेलोसिटी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर, ओके सर। भाई जब वो टकराया तो इलेक्ट्रॉन तो चमका दिया उसने, हमने उसकी उस समय की पोजीशन तो नोट डाउन कर ली, मगर जैसे ही टकराया उसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो गई, क्योंकि वो तो नॉक ऑफ करके बाहर जाने वाला है, तो उसकी वेलोसिटी में बहुत ज्यादा क्या आ गई बताइए? अनसर्टेनिटी। तो यही तो अंकल बोल रहे हैं, यही तो अंकल कह रहे हैं, अंकल यही तो कह रहे हैं। लिखिए भाई लिखिए, फिर अभी समझा रहे हैं आफिया।
जब लिख लेंगे तो बताएंगे प्लीज। Done, sir. डन सर। हाँ हाँ भाई आफिया, आवाज आ रही है आपको? यस सर। देखिए मैम, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ ये जो दो बातें कही गई हैं ये क्या है। कैन यू प्लीज इन योर सिंपल लैंग्वेज, मैम ये जो लिखा हुआ है इन केस ऑफ लार्जर मूविंग बॉडी, जैसे मान ली मैं हूं, मुझसे अगर फोटोन टकराए भी तो मैं अपनी पोजीशन से हिल के कहीं जाने वाला नहीं हूं। ये ऐसा नहीं है कि मुझे फोटोन मुझसे टकराया और मुझे वो सुपरमैन बना के उड़ा के ले जाएगा कहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा एक कंसिडरेबल पहले से ही मास है और मैं अपनी जगह पे रुका हुआ रह सकता हूँ। मुझसे लाइट टकराएगी तो खतरा नहीं है कि अरे मुझे लाइट कहाँ उड़ा के ले गई, ऐसा होने वाला नहीं है। तो उसी को लेके इन्होंने पहली बात लिखी हुई है कि बड़े साइज के पार्टिकल के लिए, और उसमें वो कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जो मैक्रोस्कोपिक हो यानी आंखों से दिख रही हो, बड़े साइज के पार्टिकल के लिए आप उसकी पोजीशन और आप उसका मोमेंटम दोनों मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। बिल्कुल एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं साथ साथ, यानी पोजीशन भी निकालिए मोमेंटम भी निकालिए, दोनों इकट्ठे आप बड़े प्यार से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े प्यार से और आराम से निकाल सकते हैं। बट स्मॉलर साइज के पार्टिकल के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। But for small particles like electron, it is not possible to determine simultaneously both position and momentum at a given instant with absolute certainty. हाँ, अब मैम मोमेंटम से भी उनका मेन लेना देना किससे होता है? Velocity. हाँ, तो इस लाइन का मैम, इस लाइन का आप पहले मुझको मतलब समझाइए। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, इसका मतलब समझाइए। सर मतलब एक इंस्टेंट पे अगर हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी मेजर करेंगे तो हमें सही एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी दोनों के। हाँ, दोनों की साथ में नहीं आएंगे। ये हो सकता, ऐसा हो सकता है कि पोजीशन की सही वैल्यू निकाल ली, पोजीशन की, देखिए पोजीशन की सही वैल्यू निकाल ली, पोजीशन की सही वैल्यू निकाल ली, पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेल्टा एक्स जो है वो उसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी कितनी वैल्यू में क्या गड़बड़ी रही। सिमिलरली मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेल्टा पी उस मोमेंटम के अंदर की क्या रही, अनसर्टेनिटी, क्या गड़बड़ी रही। तो ये हो सकता है कि आप पोजीशन सही से निकाल लेंगे। अच्छा, अगर पोजीशन सही से निकाल ली, ये टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो बताइए डेल्टा एक्स क्या होगा फिर? सर अगर अनसर्टेनिटी है ही नहीं, पोजीशन आपने परफेक्ट मेजर कर डाली, तो फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी? जीरो। 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 जीरो, कुछ है ही नहीं, अनसर्टेनिटी है ही नहीं, कोई अनिश्चितता या कोई अनसर्टेनिटी, कोई डाउट, कोई डायलेमा पोजीशन को लेके है ही नहीं, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट कर लिया। बट ऐसे हालात में अगर आपने पोजीशन एकदम परफेक्ट मेजर कर ली होगी तो फिर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। और रिवर्स सिनेरियो ये है कि आपने मोमेंटम एकदम परफेक्ट मेजर कर लिया तो फिर डेल्टा पी तो जीरो हो जाएगा, मगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो ये तो अभी एक मैं ब्रॉडर पिक्चर दे रहा था, अब हम एकदम जरा जाके देखें कि एटम के लेवल पर क्या हो रहा है। तो ये कुछ मतलब एक्स, डेल्टा एक्स, पी, डेल्टा पी, ये वाली चीजें यहाँ पर आई।
अब जरा सा स्टेटमेंट पढ़िए, आप ये स्टेटमेंट पढ़िए। It is not possible to determine the exact position and velocity of a subatomic particle like electron simultaneously. हाँ, इस अब फिर से कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी, इसका क्या मतलब है मैम? सर मतलब अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसकी हम एक टाइम पे एग्जैक्ट या तो पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर वेलोसिटी, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। कि अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल यानी छोटे साइज का पार्टिकल है तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली नहीं कर। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होगा यहाँ पर? एक साथ। हाँ, एक साथ, टुगेदर, दोनों एक काम एक साथ नहीं कर सकते आप। मतलब ये इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि भाई मैं सो रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट और मुझको चादर ढकनी है, चादर का साइज छोटा है, तो या तो पैर ढक लोगे तो सर रह जाएगा, सर ढक लोगे तो पैर रह जाएगा। साइमल्टेनियसली सर पैर आप दोनों नहीं ढक सकते हैं। आप सीधे सीधे लेट रहे हैं, अब ये मत कहिएगा सर हम फोल्ड करके लेट जाएंगे, ठीक, तो मैं ढक लूंगा, नहीं नहीं, सीधे लेटना है, चादर का साइज छोटा है, आप साइमल्टेनियसली दोनों काम नहीं कर सकते। इसी का फिजिकल पिक्चर मैम एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि अगर आपको देखने किसी भी चीज को आप कब देख पाते हैं, जब लाइट की जो लाइट यूज करते हैं वो उस चीज से टकराती है और क्या करती है बताइए? स्कैटर करती है। अब अगर आप लाइट की जो वेवलेंथ वो बहुत लार्ज यूज कर ले रहे हैं, लार्ज यूज कर रहे हैं, तो मैम स्कैटरिंग पुअर होगी। अब स्कैटरिंग पुअर होगी तो मैं जब स्कैटरिंग पुअर होगी, अगर मैं लैम्डा लार्ज यूज कर रहा हूं ऑफ लाइट, लैम्डा अगर मैं लार्ज यूज कर रहा हूं लाइट, तो इसका इलेक्ट्रॉन अच्छे से टकराएगा ही नहीं, वो लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, स्कैटर नहीं होगी। तो अब वो तो फिर यही है ना कि कोई चीज मुझे ठीक से दिख ही नहीं रही है, तो अब फिर मैं अंदाजे से फिर उसकी पोजीशन मेजर कर रहा हूँ, हाँ वो हल्की हल्की दिख रही है, हाँ वो लगता है इतनी दूरी पर है या इतनी दूरी पर है, क्योंकि मैं ठीक से उसको लोकेट ही नहीं कर पाया। तो अगर मैं स्कैटरिंग पुअर होगी, अगर स्कैटरिंग पुअर होगी तो फिर बहुत ज्यादा क्या रहेगी बताइए? अनसर्टेनिटी। किसमें अनसर्टेनिटी रहेगी? पोजीशन में बहुत ज्यादा क्या रहेगी? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर स्कैटरिंग अच्छी होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम से हमको छुटकारा पाने के लिए हमने कहा कि अच्छा चलो हमें तो स्कैटरिंग बड़ी अच्छी कराएंगे, पुअर स्कैटरिंग से हमें बड़ा नुकसान हो रहा था, हम छोटी वेवलेंथ यूज कर लेंगे, वेवलेंथ बहुत स्मॉल यूज कर लेंगे। तो स्मॉल वेवलेंथ से स्कैटरिंग फिर इस बार क्या होगी बताइए? गुड स्कैटरिंग। तो मैं जो टकराएगा एकदम से बढ़िया वहां से टक्कर निकल कर आएगी और मैं इलेक्ट्रॉन की वो टकराते टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था मैं नाप लूंगा, और इस बार डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, पोजीशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, हमने बहुत अच्छी पोजीशन लोकेट कर ली। मगर ये वेवलेंथ जब स्मॉल होगी तो आप ये लाइट की वेवलेंथ है, तो ये फोटॉन जो होंगे फिर उनकी एनर्जी क्या होगी बताइए आफिया? सर कम होगी। मैम अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? नहीं ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी। अब जब ये ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो जैसे ही टकराएगा ये उसकी वेलोसिटी एकदम से क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब लिखा हुआ है बट इनफैक्ट तो एकदम से हाई कर देगा। तो जो मैं पहले समझ रहा था कि भाई चलो वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, अब वेलोसिटी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाएगा, तो डेल्टा वी, ये व्हाट इज डेल्टा वी?
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो उस वो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, लार्ज। तो अब बताइए ये बात समझ में आई है नहीं कि यार या तो एक हाथ पकड़ लो भाई, या तो तुम ये कर लो कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी खत्म कर दो या फिर वेलोसिटी में खत्म कर दो, मगर साइमल्टेनियसली दोनों ऐसा आप चाह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली मैं पोजीशन भी मेजर कर लूंगा और वेलोसिटी भी मेजर कर लूंगा, दोनों चीजें एकदम परफेक्टली मेजर कर लूंगा, ये नहीं हो सकता। बताइए बात समझ में आई है नहीं है? Yes, sir. सर जी बताइए। सर इसको हम कोई दो पार्टिकल लेके भी तो कर सकते हैं। दो पार्टिकल लेके मतलब सर अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लें जो कि एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं, तो एक की हम पोजीशन निकाल लें, एक की वेलोसिटी निकाल लें। सर आपको इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए टकराना उसको लाइट से पड़ेगा ना, सिर्फ पोजीशन थोड़ी निकालनी है। अभी देखिए सर मैंने आपको समझाया था ना कि किसी भी चीज को हम कब देख पाते हैं, जब उससे क्या टकराया करती है, लाइट। तो लाइट को तो सर आपको अकाउंट में लेना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जब तक आप नहीं लेंगे तब जो है तब उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो ये थोड़ी कि मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे ही चला दूंगा, आपको इंसिडेंट लाइट लेनी पड़ेगी सर। कुछ बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है, वो क्या है ये देखिए। ये जो आपके अनसर्टेनिटी, एवरीथिंग गिवन इन एनसीईआरटी, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 यानी इससे बड़ा ही होगा। हर वर्स्ट केस में इसके बराबर हो जाएगा मगर उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये आपके इक्वेशन के रूप में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको नोट डाउन करिए इन इक्वेशन फॉर्म। सर जी बताइए। सर ये h/4 ये कहाँ से आया? ये प्रूफ हुआ हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स से। अब वो तो अभी हमारे बियॉन्ड द स्कोप है, प्रूफ दिया हुआ है उन्होंने इसका, which is beyond the scope of discussion in class 11. ओके सर। Done, sir. चलिए लिखा, ये लिखा आपने, लिखा? Yes, sir. अभी देखिए पी डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बट हमें मालूम है कि यार मास में तो अनसर्टेनिटी नहीं होती है। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है तो वो किस कारण से होती है? Velocity में uncertainty। वेलोसिटी। तो वो फिर हम इसको ऐसा करके भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 Yes, sir. तो इस फॉर्म में भी लिख लीजिए आप, इस फॉर्म में भी लिख लीजिए, ऐसे भी पता होना चाहिए। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है अभी उसको इग्नोर कर दीजिए, बस यहीं तक लिखिए।
सर लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर यस सर। ठीक, तो साइमल्टेनियसली आप दोनों काम नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली दोनों काम नहीं कर सकते। ठीक, अब अगर ग्रेटर देन है तो वो हम इसको ऐसे करके ही लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। वैसे देखिए इक्वेशन तो यही है, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, इक्वेशन तो यही है, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। बट उसे इक्वल टू ही मान लेते हैं कि वर्स्ट केस में यार कम से कम इतना तो हो गई अनसर्टेनिटी, एच अपॉन 4 पाई। अब यहीं से देख लीजिए, मान लीजिए पोजीशन एकदम परफेक्ट मेजर कर लिए, बहुत ध्यान से देखिए इसका ज्यादातर वरना आंसर लोग गलत देते हैं। पोजीशन अगर बिल्कुल परफेक्ट मेजर कर लियो, अगर पोजीशन आपने परफेक्ट मेजर कर लियो तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा बताइए? जीरो। जीरो। अब अगर ये डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी एकदम ऐसा डिस्टर्ब होगा कि कुछ पता ही नहीं, ऐसा डिस्टर्ब होगा कि कुछ पता ही नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक सर यहाँ हमने इनइक्वालिटी का साइन कैसे हटा दिया? मैम देखिए, इनइक्वालिटी अगर ये है इनइक्वालिटी कि ये या तो इससे बड़ा ही और ज्यादा ही होगा, नहीं तो कम से वह सबसे मिनिमम केस पे बराबर होगा, तो हम तो मिनिमम केस पे लेके बात चल रहे हैं। ओके सर, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, यस सर, ओके, यस सर। हम बहुत कंपैशनेट सिंपल केस लेके बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये लिख लिया? यस सर। चलिए चलिए चलिए। चलिए भाई, एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ भाई रेवंत, सवाल पढ़िए। A baseball mass equals to 200 gram is moving with velocity of 3000 centimeter second inverse. If its position is located with an uncertainty of 500 nanometer, what will be the uncertainty in velocity? यानी उन्होंने डेल्टा एक्स सर आपको दे दिया है 500 नैनोमीटर और उन्होंने आपसे डेल्टा वी पूछा है। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन लिख भी लीजिए, ट्राई भी करिए। सर लिखिए पीटर। हाँ भी बताइए बताइए रेवंत बताइए। सर HEP इन इक्वेशन फॉर्म दिखा दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, लीजिए सर, लिखिए, नोट डाउन करिए आराम। सर से कॉल कर दीजिए थोड़ा। चलिए ठीक, एच अपॉन 4 पाई है। अब ये देखिए डेल्टा एक्स इंटू एम, ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसा किसी और ने नहीं लिखा होगा, इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। यस सर डन। लिखा सर? सर कोई इस फॉर्म में तो लिख ही सकता है। यस
करिए भाई अब रेवंत, सब लोग ट्राई करें क्वेश्चन ये। हाँ भाई, कैसे करेंगे क्वेश्चन? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बताइए रैयान, कैसे करेंगे? सर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम जो है वो ग्रेटर और इक्वल होता है एच अपॉन 4 पाई के, और हमें मास दिया हुआ है, और डेल्टा डेल्टा एक्स दिया हुआ है, हमें डेल्टा वी निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करके डेल्टा वी निकाल देंगे। हाँ, डेल्टा वी ही पूछा है। ये देखिए सर थोड़ी कि कैलकुलेशन इसमें डेल्टा ज्यादा एक्स वो इंटू हो गई। डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई m है। तो अब एच तो हमको पता है, 4 पाई m जो है वो हमको मास दे रखा है 200 ग्राम, 0.2 kg या 200 इंटू Yes, 10 sir. की पावर -3। और डेल्टा एक्स भी गिवन है सर, कितना गिवन है? 500 नैनोमीटर्स। 500 नैनोमीटर। तो यहां से सर देखिए, ये क्या निकल कर आ रहा है बताइए? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो कि बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही कम है। और वो कम सर इसलिए था क्योंकि इसका मास क्या है? ये बेसबॉल तो सर क्या कैसी चीज हो गई बताइए? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक। बट अगर अभी यही क्वेश्चन में बहुत छोटे उसके लिए करूंगा ना, तो Yes, sir. बहुत ज्यादा हो जाएगी। यस सर। सर ये क्वेश्चन में वेलोसिटी क्यों दी है उसकी? मैम वेलोसिटी का कोई सच यूज नहीं है अगर आप अनसर्टेनिटी निकालना चाह रहे हैं। अभी देखिए, मैं बताऊंगा कि वेलोसिटी क्यों दे रखी है, अभी बताऊंगा। अगर लिख लिया हो तो फिजिकली अप्रिशिएट करने के लिए एक और क्वेश्चन दिखाऊं? यस सर। Yes. वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए, अच्छा सवाल है। हाँ भाई, दृश्य पढ़िए। The uncertainty for the calculation of radius of the first Bohr orbit is 2% for the hydrogen atom. What will be the uncertainty in velocity of electron in the first Bohr orbit, given that at h is equal to 6.626 in 10 to the power minus 34 joules second, and m is equal to 9.1 in 10 to the power minus 31 kg. ठीक, अब उन्होंने अनसर्टेनिटी रेडियस में दे रखी है। तो मैम फर्स्ट बोहर वो 2% है। 2% यानी कि 2/100 ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस। अब मैम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है बताइए? So 0.529, क्योंकि n²/z तो सब 1 हो गया, तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस ये आ गया। तो ये मैम हमारी क्या निकल कर आ गई बताइए?
The change in position, uncertainty. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो इसके आधार पे, अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है मैम, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इसके आधार पे उन्होंने मुझसे क्या पूछा है कि क्या निकालो? Uncertainty in velocity. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अब आप बताइए कि अनसर्टेनिटी, मुझे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता है और मुझको Yes, sir. अनसर्टेनिटी इन Or into वेलोसिटी mass, निकालनी है। into uncertainty, into velocity. हाँ, अब देखिए वही वाली तो चीज है, मैंने आपको डेल्टा एक्स बता दिया, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, अब ये कैलकुलेट करिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। और इससे एक और सवाल का आंसर होगा, अभी कौन बच्चा पूछ रहा था कि पिछले क्वेश्चन में सर वेलोसिटी क्यों दे रखी है, तो वही पता चलेगा कि क्यों दे रखी थी वेलोसिटी। अभी यहां से जरा डेल्टा भी निकालिए आप लोग, बड़े बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मैंने देखिए हेल्प आपको कर दी, मैंने डेल्टा एक्स निकलवा के दे दिया, जरा निकालिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग जरा डेल्टा वी निकालिए प्लीज। भाई मुझे डेल्टा एक्स पता है, डेल्टा वी कैसे निकालूंगा बताइए? डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा? 54 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। सर 5.4 into 10⁻⁷। ठीक, अब सोचिए, यानी कि जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी से भी ज्यादा आ जा रही है। आप सोच सकते हैं, जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी से भी ज्यादा आ जा रही है। आप सोच सकते हैं क्या ये पॉसिबल है? No, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया? यानी ये डेल्टा वी तो एक्चुअल ये पता है क्या बात कही जा रही है, ये क्या बात कही जा रही है, आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्या बात कही जा रही है। हमारा इंस्टीट्यूट, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमारे इंस्टीट्यूट की लोकेशन है लाइक एरिना कॉम्प्लेक्स situated on Lakshmi Bai Marg, very near to किशनपुर तिराहा। ठीक, अब वहां से स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एक अगर हमसे कोई पूछे कि यार जरा अंदाजा लगाना कि रेलवे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कोई मुझसे पूछे यार थोड़ा यार अंदाजा लगाओ यार वहां से रेलवे स्टेशन कितनी दूर होगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर लेना। मुझसे पूछा किसी ने कि बताओ 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 रेलवे स्टेशन कितनी दूर है तुम्हारे इंस्टीट्यूट से, हमने कहा अच्छा, और थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन अलाउड है। मैं उससे कहूंगा बहुत ध्यान से सुनिए, 2 किलोमीटर प्लस माइनस 50,000 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर, और अनसर्टेनिटी कितने की रखी मैंने? 50,000 किलोमीटर। तो वो कह रहा है यार तुम्हारी अनसर्टेनिटी तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक से भी ज्यादा है, 50,000 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं कितना होगा भाई? कश्मीर से लेके कन्वर्ज करके मैं कन्याकुमारी तक जाऊंगा तो कितना डिस्टेंस आएगा? 5,000 किलोमीटर। गुजरात से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट के आखिरी एकदम आसाम तक जाऊंगा 3,500 किलोमीटर।
और हम अनसर्टेनिटी कितने रख रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट से रेलवे स्टेशन की, बताइए? 50,000 50,000 किलोमीटर। यानी रेलवे स्टेशन हमारा यहाँ सेंटर पॉइंट के आगे है या कैलिफोर्निया में है? तो आप ये समझ रहे हैं कि क्या एक्चुअल वेलोसिटी, यानी 50,000 किलोमीटर तो यार एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, तो उससे ज्यादा की हमने क्या बना दी, अनसर्टेनिटी। यस यस सर। इतनी तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाली भी है। किस ऑर्डर में होती है? 10 की पावर 6, 2.18 इंटू 10 की पावर 6। फर्स्ट ऑर्बिट में तो यही होगी या नहीं, बताइए? यस सर। यस सर यस सर। एक्चुअल वेलोसिटी से ज्यादा तो क्या हो गई उसकी, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। तो ये तो मतलब लाइक दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। इसीलिए पिछले सवाल में आपकी वेलोसिटी दे रखी थी कि एक्चुअल वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत ही ना के बराबर क्या है, अनसर्टेनिटी। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, हम साइमल्टेनियसली, बड़ा बड़ा बेसबॉल इतनी बड़ी होती है, उसमें कुछ 100 ग्राम की बॉल है, अब हम मान सकते हैं कि हमने साइमल्टेनियसली वेलोसिटी भी मेजर कर ली थी ना के बराबर अनसर्टेनिटी, और पोजीशन भी मेजर कर ली थी। बट अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 2% भी मैं अनसर्टेनिटी रख रहा हूं तो वेलोसिटी में अनसर्टेन, यानी बहुत हम क्या है, अरे यार बहुत अच्छे एक्यूरेसी से तुमने इलेक्ट्रॉन नाप लिया, 98% तो एक्यूरेसी से नाप लिया, तभी तो 2% की अनसर्टेनिटी है। तो 2% की अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी, तो आप वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी देख रही हैं कितनी है, ह्यूज। यस सर। ह्यूज। यानी हम तो ये कहेंगे यार तुमने वेलोसिटी की ऐसी तैसी कर दी, मेरी वेलोसिटी की ऐसी तैसी कर दी, जैसे कोई वही कहे कि वाह भैया वाह, खूब स्टेशन से दूरी बताई तुमने, 2 किलोमीटर प्लस माइनस 50,000 किलोमीटर। ये क्या तुमने आंसर दिया, बिल्कुल ऐसा तैसे कर दिया आंसर की। ये बिल्कुल वेलोसिटी भी वाली चीज भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये साफ साफ इस बात को दर्शा रहा है कि बहुत एक्चुअल वेलोसिटी से भी ज्यादा, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब कर दी गई वेलोसिटी कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी एक्चुअल वेलोसिटी से भी ज्यादा हो गई। यस सर। यानी कि इस बात से फिर से एचयूपी प्रिंसिपल साबित हुआ कि भूल जाओगे तुम पोजीशन को और वेलोसिटी को सही सटीकता से मेजर कर सकते हो। अगर एक को बहुत अच्छा मेजर करने निकलोगे तो दूसरे को बहुत ज्यादा क्या कर दोगे, डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। तो अब आपको कुछ समझ में आई, बात समझ में आई कुछ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए अब ये कंपटीशन के लिए ही है, ये वाला अगला वाला आर्टिकल। ये क्या लिखा हुआ है भाई, जरा पढ़िए, पढ़िए भाई, पढ़िए जेबा, आप ही पढ़िए। Alternative form of hub in terms of time and energy. ये क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ Heisenberg uncertainty principle. हाँ, शॉर्ट में आप उसको हॉप मत बोलिए कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हॉप, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एचयूपी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल Time and energy. इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। लिखिए, इसकी हेडिंग डालिए। ये लाइक दिस इज ओनली फॉर कंपटीशन, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए। लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर। यस सर। चलिए
सो ये हमारा 16th लेक्चर का एंड था और हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू रखेंगे. We will continue our discussion in the next class. तो हाँ भाई उसके हाँ टेस्ट डिस्कशन के 1 मिनट, जस्ट लेट मी स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग.